हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो ये देखिए, दृष्टि की करंट अफेयर मंथली मैगज़ीन है और ये हमारी जनवरी मंथ की है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके कॉलम दिखाती हूँ। देखिए, जैसे आप विजन का इसके पहले देखते होंगे, अगर आपने करंट फॉलो किया होगा, करंट की मैगज़ीन फॉलो करते होंगे मंथली, तो विजन भी इसी तरीके से लेख वगैरह अपने मतलब कॉलम बनाकर निकालता है। अब हमारे मंथ में क्या क्या करंट अफेयर में चीज़ें रही हैं वो हमें यहाँ पर वन बाय वन ये दे देते हैं और इसके बाद में हम अंदर जाकर पढ़ते हैं। तो इससे क्या रहता है कि स्टैटिक के साथ में हम करंट को एक साथ जोड़ कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए, करंट तो हमेशा रिलेवेंट रहता है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्योंकि अभी आरओ का हाल ही में एग्ज़ाम है, तो ज़्यादातर वनडे वाले करंट खूब पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी आपका रिलेवेंट है। मैं पीसीएस प्लस आरओ दोनों के लिए इसमें है, जो करंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस देखिए, इसमें विश्व के बारे में भी दिया गया है और एक अच्छी बात इसमें बहुत अच्छी है कि इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं और इसके साथ में फैक्ट शीट को इंक्लूड कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले हम ये फैक्ट शीट को कंप्लीट कर लें, इसके बाद में जो हमारे कॉलम का करंट अफेयर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मंथली मैगजीन है तो पूरे मंथ की अच्छे से डिटेल्ड में, बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे, बट फैक्ट शीट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सिर्फ एक शब्द देख लिया और चीज़ें नहीं देखी तो हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए फैक्ट शीट देखते हैं। देखिए, हम फैक्ट शीट देख रहे हैं इसलिए हम बीच से देख रहे हैं। बीच का मतलब फैक्ट शीट तो हम साइड से ही देख रहे हैं, बट हमने पहले कॉलम से स्टार्ट नहीं किया है। आप सबको वैसे कैसे ही जानकारी हो, थोड़ी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं अपने वीडियो भी नहीं बना पा रही थी और कुछ भी बात नहीं बता पा रही थी। ठीक है, कोई नहीं है, अभी थोड़ा बहुत चलता रहता है, ये तो अप डाउन्स लगे रहते हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध और सूचकांक है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट शीट है। तो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें मेंस नहीं लिखना है, अभी हमें प्रीलिम्स निकालना है। पीसीएस में ये हमारे खूब काम आएंगे क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का तो करंट खूब काम आएगा। ठीक है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने ग्लोबल टैक्स इनोवेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। ठीक है, जिसमें अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स या टैन एंड जीएमटी और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। यूरोपियन यूनियन ने ये सुझाया या बताया है। ठीक है, और प्रकाश भी डाला है। आई थिंक यूरोपियन यूनियन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही होगा आपको, तो वही इन्होंने जो बताया हम काफ़ी फॉरवर्ड वे में देखेंगे जल्दी जल्दी। मैंने पहले ही बोला बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अब तटीय कर चोरी को रोकने में चुनौतियाँ। पिछले एक दशक में अब तटीय कर चोरी में कमी आई है। वर्ष 2013 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा वैश्विक टैक्स हेवन में संग्रहित किया गया था, लेकिन अब इस धनराशि का केवल 25% भाग ही कर मुक्ति रह गया है। ये इन्होंने कुछ कर के बारे में बताया है इस तरीके से, तो हमने बोला बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इसके इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। नीति विकल्पों का महत्व। कर चोरी, धन छिपाना और लाभ को टैक्स हेवन में स्थानांतरित करना प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि नीति विकल्पों या आवश्यक विकल्प चुनने में विफलता के परिणाम है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आते हैं आप देखेंगे पीसीएस में, अब फॉरेस्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लेटेस्ट रिपोर्ट को ही कंसीडर करके आंसर सही माना जाता है। तो भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट आई है। ये कह रहे हैं कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2022 में भारत में कुल, ये डिजिट है, 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुल 4,43,366 लोग घायल हुए। तो सोचिए कि कितना बड़ा डेटा है। ये भारत की बात हो रही है, भारत के अंदर 4,61,312 दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है, काफ़ी मतलब दुखद है अपने आप में। सड़क दुर्घटना वितरण, तो ये वर्ष 32.9% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और
एक्सप्रेसवे पर 23.1% राज्य राजमार्गों पर एवं शेष 43.9% अन्य सड़कों पर हुई हैं। अब ये इतना डेटा अगर अभी मान लीजिए आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, अगर आगे आप इसी प्रीलिम्स के बाद मेंस देते हैं, उस समय तक हो सकता है, क्योंकि सितंबर में है तो नई रिपोर्ट तो नहीं आएगी, बट देखिए ये डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी लिख देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल निभाएगा। मुझे ये डेटा, ऐसा नहीं कि मुझे ये डेटा अभी बता के कुछ करना है, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स है, पर क्योंकि ये करंट ऐसे रिलेवेंट होता जाता है, करंट को पढ़ते रहते हैं, तो जो भी नए क्वेश्चन बनेंगे इसमें से वो बना सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है तो इस रिपोर्ट से नया क्वेश्चन आराम से फॉर्म कर सकते हैं। और हमें आयोग का तो पता नहीं है कि आयोग हमसे पूछ के तो क्वेश्चन बनाता नहीं है, है ना। तो वही इन्होंने बताया, वे फॉरवर्ड में आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेजूँगी। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये रिपोर्ट और इसके डेटा। अब डेटा आपको याद नहीं रखने हैं, बट अगर कहीं नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। दूसरा हम थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन फॉर्म होगा तो अगर राज्य के मतलब राज्य विशेष बना सकते हैं स्टेट का, क्योंकि पीसीएस का पेपर है तो यूपी के डेटा को वो प्राथमिकता दे सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि राज्य विशिष्ट डेटा वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दर्ज की गई और कुल दुर्घटनाओं में से 13.9%, इसके बाद 11.8% के साथ मध्य प्रदेश का स्थान आता है। यानी सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती वो आपके केरल में, तमिलनाडु में, इसके बाद में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। अब हम देख लेते हैं अपने राज्य की क्या स्थिति है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश 13.4% में हुई, उसके बाद तमिलनाडु 10.6% का स्थान रहा। लक्षित हस्तक्षेपों के लिए राज्य विशिष्ट रुझानों को समझना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश का 13.4% और तमिलनाडु का 13.9% है, बट फिर भी अच्छा तो नहीं है, ये डेटा कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कह रहे वे फॉरवर्ड में कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाए, सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, इसके बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तो उस हिसाब से देख लीजिए, रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली और इसके बाद में थोड़ा सा डेटा भी पढ़ लिया, जो आपके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपनी रिपोर्ट देखते हैं। अब इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, तो इससे भी क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। ठीक है, हालांकि ये राज्य आधारित है। तो कह रहे हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय राज्यों के प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है। यानी कि कितनी खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में ये रिपोर्ट प्रकाश डालती है। थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरी डिटेल में नहीं देखेंगे। देखिए कह रहे हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा स्कोर में सामान्य गिरावट पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 ने वर्ष 2019 की तुलना में अपने वर्ष 2022-23 के स्टेट SFSI स्कोर में गिरावट का अनुभव किया है। ठीक है, वर्ष 2023 की सूचकांक मापदंड समायोजन का प्रभाव सत्र 2022-23 के सूचकांक में पेश किए गए एक नए मापदंड के समायोजन के बाद 20 में से 15 राज्यों ने वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कम SFSI स्कोर अर्जित किया। यानी कि 2019 में जो उन्होंने स्कोर अर्जित किया था उससे इन्होंने कम किया है। ठीक है, ये कुछ आगे बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं विविध उपभोक्ता सशक्तिकरण में केरल और मध्य प्रदेश के बाद तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। कुल मिलाकर वर्ष 2022-23 में औसत स्कोर 19 में से 8 अंक है, जबकि वर्ष 2019 में यह 20 में से 7.6 अंक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो उन्होंने वे फॉरवर्ड में बताया है। कह रहे हैं कि अब नए पैरामीटर SFSI की रैंक में केवल पंजाब में ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है और SFSI रैंक पैरामीटर में सुधार, जिसका वर्ष 2022-23 में 10% वेटेज था, में 20 बड़े राज्यों में से 14 राज्यों को 0 अंक प्राप्त हुए हैं। सोचिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिपोर्ट है
अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए टेस्ट सीरीज़ तो हमने बहुत सॉल्व की हैं, लेकिन करंट और स्टैटिक को मिला के रिविज़न नहीं करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हमारे ज़रूरी नहीं कि सारे सही हो जाएं। दूसरी बात, जो फाइनल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो आयोग क्वेश्चन उसके बनाकर भेजेगा, तो हमें उसके लिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है ना। तो देखते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के नवीनतम संस्करण के अनुसार विकासशील देशों को सार्थक अनुकूलन कार्यों हेतु इस दशक में प्रत्येक वर्ष कम से कम 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, और वर्ष 2021 में अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को लगभग 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए, जो विगत वर्षों की तुलना में लगभग 15% कम था। ठीक है, अब देखिए क्यों अडेप्टेशन गैप हो जाता है, क्योंकि गैप के नाम को ही इन्होंने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट करके निकालते हैं ये लोग। ठीक है, वित्त पोषण के लिए लैंगिक समानता, काफ़ी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है जिसको इसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, तो वही वे फॉरवर्ड में बता रहे हैं। देखो जो वित्त पोषण है उसको अगर बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, है ना। घरेलू व्यय एवं निजी वित्त पोषण संभावित रूप से अनुकूलन वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। घरेलू बजट कई विकासशील देशों में अनुकूलन के लिए वित्त पोषण का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, जो सरकारी बजट के 0.2% से लेकर 5% तो हो सकता है। देखिए हमारा बजट वैसे ही कम रहता है और उसमें से इस तरीके से वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम अमाउंट में जो कह सकते हैं कि पैसे होते हैं या जो बजट दिया जाता है अमाउंट, वो कम खर्च किया जाता है, तो उसी को इन्होंने बढ़ाने के लिए बात कही है ना। आंतरिक निवेश की बात कही है कि बड़ी कंपनियों द्वारा आंतरिक निवेश, देखिए जितना निवेश होगा उतने देश में रोज़गार होंगे, रोज़गार बढ़ेंगे तो लोगों के पास कह सकते हैं कि मनी पावर बढ़ेगी तो उनका स्वास्थ्य भी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप में बदलने लगती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं किसी एक राष्ट्र के लिए, और उस राष्ट्र को सशक्त बनना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वही इन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय ढांचे का सुधार भी ज़रूरी है। रिपोर्ट में वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार का आह्वान किया गया है ताकि बहुपक्षीय एजेंसियों, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से जलवायु संबंधी उद्देश्यों हेतु वित्त की अधिक और आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। वित्त मतलब फाइनेंस, है ना। तो ये रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट कही गई हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है विश्व क्षय रोग रिपोर्ट। आप जानते हो TB को ही क्षय रोग भी बोलते हैं, है ना। तो ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि इसको जारी कौन करता है, तो WHO जारी करता है। और WHO ने इस बार क्या जारी किया कि विश्व क्षय रोग रिपोर्ट जो जारी किया 2023, जिसमें वर्ष 2022 में विश्व भर में क्षय रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है। ठीक है, वर्ष 2022 में ये रिपोर्ट कह रही है कि वर्ष 2022 में विश्व भर में क्षय रोग के सर्वाधिक मामले 2.8 मिलियन TB मामले भारत में पाए गए। देखिए ये डेटा कितना चौंकाने वाला है, ये मामले भी सबसे ज़्यादा भारत में ही। ठीक है, अब भारत में क्यों, क्योंकि इतना सबके पास परचेजिंग पावर नहीं होता है कि वो चीज़ों को बहुत बेहतर कर सके अपने स्वास्थ्य को, तो वो चीज़ें प्रभाव डालती हैं स्वास्थ्य पर भी। तो यही इन्होंने कहा है कि रोग के कारण पड़ने वाले वैश्विक बोझ का 27% है। रिपोर्ट की अन्य बातें, क्षय रोग का बोझ। तो देखिए कोविड-19 के बाद वर्ष 2022 में विश्व भर में होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण क्षय रोग था, यानी कि TB। ठीक है, शीर्ष देशों में भारत के अतिरिक्त और किसी देश की बात हो तो इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य भी शामिल है। अब इनकी आप स्थिति देख लेना मैप में, इससे क्या रहता है कंट्री वाइज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्षय रोग निदान में वृद्धि। देखिए वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 7.5 मिलियन TB से पीड़ित लोगों का निदान किया गया, जो वर्ष 1995 से WHO द्वारा वैश्विक TB निगरानी शुरू करने के बाद से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतलब 1995 से जब से ये मतलब मुहिम शुरू की गई है, तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा दर्ज किया गया तब से लेकर अब तक 2022 तक। ठीक है,
यानी कि 1995 से जब ये मुहिम शुरू हुई तो 2022 में सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उपचार की कमी के कारण उच्च मृत्यु दर है। 6 रोगों में उपचार की कमी के कारण मृत्यु दर लगभग 50%। अब सोचिए अगर किसी कारणवश बेचारे 100 लोगों को होता तो उसमें 50 लोग तो ख़त्म हो जाते हैं। तो वही वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से इन चीज़ों में और मतलब कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आप मोटी भाषा में ये समझो कि जैसे आपको सर दर्द हुआ, आपने डेक्लोजैम की टेबलेट ले ली। ठीक है, एक डेक्लोजैम करके टेबलेट आती है। आपका सर दर्द हुआ डेक्लोजैम, फीवर हुआ डेक्लोजैम, जुकाम हुआ, क्योंकि वो काफ़ी काम कर जाती है ना, कई सारी टेबलेट में इस तरीके से होता है पेन को मारने के लिए। तो आपने डेक्लोजैम ले लिया। आपको अगर थोड़ा भी सर दर्द हुआ, आपने उसे सहन नहीं किया और आपने डेक्लोजैम ले लिया। जब आप धीरे धीरे ऐसे लेते रहते हो तो आपकी बॉडी को ना हैबिट हो जाती है, उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या MDR बोलते हैं। तो फिर एक समय बाद ये क्या करती हैं, दवाएं असर नहीं करती हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि 2022 के बीच 3.9% की वृद्धि हुई है। अब ये इन्होंने बोला कि भारत में वर्ष 2022 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के 1.1 लाख मामले दर्ज किए गए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में MDR TB की निरंतर चुनौती को प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्टें थी। आपने पढ़ा भारत में सड़क दुर्घटनाएं, आपने पढ़ा ग्लोबल टैक्स इनोवेशन इंडेक्स जिसको EU ने इंट्रोड्यूस किया, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और विश्व क्षय रोग। इन तीनों को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, एकदम छोटा सा वीडियो है तो आराम से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या और हो सकता है। देखिए ये वो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उनकी लिस्ट है, जो कहीं ना कोई ज्वालामुखी कभी ना कभी करंट में रहता है, और अगर करंट में नहीं भी रहता है तो उसे स्टैटिक के पोर्शन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं इतने ज्वालामुखी आपको बता रही हूँ, आप खुद देखिएगा RO प्लस UP PCS में आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। ठीक है, चलिए प्रमुख ज्वालामुखी को सुल्तान ईरान की एलबुर्ज पर्वत श्रेणी में स्थित शांत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ये सिसिली के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। एटना को तो हर कोई जानता ही होगा, इटली के सिसिली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय को अगर आप न समझ पा रहे हो तो इसका मतलब होता है एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है, जिसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं। विसुवियस ये मध्य इटली में स्थित सुसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है आपका कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ये जापान का सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्राकातोवा जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित सुसुप्त ज्वालामुखी है। चिम्बराजो इक्वाडोर स्थित शांत ज्वालामुखी। माउंट पोपा म्यांमार स्थित शांत ज्वालामुखी। एकांक गुआ चिली स्थित शांत ज्वालामुखी। ये सब तीनों आपके शांत ज्वालामुखी है। चिली स्थित शांत ज्वालामुखी एंडीज की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, ओजोस डेल सलेडो अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी। नेक्स्ट है माउंट हेक्ला व लॉकी आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी। किलिमंजारो तंजानिया के क्षेत्र में अवस्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत व विश्व का सबसे ऊंचा स्वतंत्र खड़ा पर्वत। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत तो है ही, लेकिन ये विश्व का सबसे ऊंचा स्वतंत्र खड़ा पर्वत। मोना लोआ USA के हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी। देमबंद एलबुर्ज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी शांत ज्वालामुखी। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले USA के अलास्का क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जिसे 1000 धुआरों की घाटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आया था कि 1000 धुआरों की घाटी भी कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर अलास्का दिया था, हवाई द्वीप भी दिया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। माउंट ताल माउंट मियान माउंट पिनाटुबो फिलीपींस स्थित ज्वालामुखी पर्वत। चलिए छोटा सा वीडियो है, करंट अफेयर की लिस्ट प्लस आपके इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी आपको पता चल गए। ठीक है, अब मैं स्टैटिक पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। चलिए थैंक यू।